मार्शल आर्ट प्रतियोगिता समाप्त हो गया और खुशबू वहां से चली गई, जिससे दक्ष लड़ाई के मैदान में अवाक रह गया। मुझे समझने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ भाई दक्ष के साथ रहना चाहता हूँ। भाई दक्ष, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। थोड़ी देर बाद भी खुशबू के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। दक्ष को अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई। वो खुशबू की रक्षा करने में अक्षम था, जिसे वो बहुत प्यार करता था। दक्ष, चलो वापस चलें, वीरेंद्र ने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे सांत्वना दी। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन फिर से खुशबू को देखोगे। वीरेंद्र की बातें सुनकर दक्ष ने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, 5 साल में मैं खुशबू को वापस लाऊंगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं मयंक को हमेशा अपने पैरों के नीचे रखूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। वीरेंद्र ने अपना सिर हिलाया और दक्ष को शांत बना दिया। फिर वे सिटी के लॉर्ड के महल से निकलकर सिंह परिवार में लौट आए। जब दर्शक चले गए तो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में जो कुछ हुआ था वो पूरे सनवुड सिटी में फैल चुका था। दक्ष ने सभी उम्मीदों से बढ़कर चौहान परिवार के यतीम को हरा दिया और मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में चैंपियन बन गया। जब प्रतियोगिता समाप्त हुई तो 2 शक्तिशाली और रहस्यमय व्यक्ति सिटी के लॉर्ड के महल में आए और उस कालातीत सुंदरता को अपने साथ ले गए। दक्ष ने युवक के साथ 5 साल का वादा किया था कि वह 5 साल बाद उसे चुनौती देगा। एक शब्द में कहें तो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बाद दक्ष पूरी तरह से उस समय का आदमी और सनवुड सिटी का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया था। बाहर जो कुछ भी हो रहा था उसकी परवाह किए बिना दक्ष अपने कमरे में पालथी मारकर बैठ गया और ऊर्जा बढ़ाने वाला गोली निगल गया, जो उसने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में प्राप्त किया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऊर्जा बढ़ाने वाला गोली उच्च रैंक 1 का था, क्योंकि इसके अंदर जबरदस्त प्रभाव छिपा हुआ था। जैसे ही उसने गोली निगला, वह आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और उसके पूरे शरीर में फैल गया। दक्ष ने साधना तकनीक को सक्रिय किया, जिससे ऊर्जा उसके मेरिडियन के माध्यम से सुचारू रूप से प्रवाहित होने लगी। अंततः ऊर्जा उसके साधना क्षेत्र में पहुंच गई। जैसे ही प्रभाव ने अपना असर दिखाया, उसके शरीर के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से कई गुना बढ़ गई। 1 घंटे बाद उसने साधना में बाधा को आसानी से तोड़ दिया। वह रैंक 8 ऊर्जा साधना क्षेत्र में पहुंच गया था। इसके बाद दक्ष ने 100 साल पुराना लाल आर्शी भी खाया। 100 साल का लाल आर्शी भी उच्च रैंक 1 का था, लेकिन ये प्रभाव में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने वाले गोली जितना शक्तिशाली नहीं था। हालांकि ये न केवल उसकी साधना में सुधार कर सकता था, बल्कि उसकी ऊर्जा रक्त को भी पूरक कर सकता था। लाल आर्शी की मदद से दक्ष रैंक 8 ऊर्जा साधना क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच गया। अगले कुछ दिनों तक दक्ष प्रतिदिन साधना में डूबा रहा। उसकी साधना लगातार आगे बढ़ती गई। इसके अलावा उसने तलवारबाजी में दिन ब दिन प्रगति की। उसकी 9 गुना महासागर लहर मुट्ठी ने उच्च पूर्णता क्षेत्र तक पहुंच गया था। एकमात्र बात जिस पर दक्ष को भरोसा था वह ये थी कि उसे 5 साल में खुशबू को खोजने के लिए सेंट्रल कॉन्टिनेंट जाना होगा। कोई भी उसे रोक नहीं सका, भले ही वह नहीं जानता था कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट कहाँ है या कितनी दूर है। समय उड़ गया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। चंद्र नववर्ष बस आने ही वाला था। मुखिया के आंगन में दक्ष और वीर मेज पर बैठे थे, जो स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थी। जाहिर है वे पारिवारिक पुनर्मिलन रात्रि भोज का आनंद ले रहे थे। वैसे तो परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे। दक्ष की मां की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी और वीरेंद्र के कोई भाई बहन नहीं थे। ऐसे में सिर्फ दक्ष और वीरेंद्र ही हर साल परिवार के पुनर्मिलन भोज का आनंद लेते थे। दक्ष, क्या तुम्हारे पास नए साल के लिए कोई योजना है? वीरेंद्र ने पूछा। पिताजी, मैं बाहर जाकर अपने लिए अनुभव प्राप्त करने की योजना बना रहा हूँ, दक्ष ने उत्तर दिया। अपनी क्षमता के आधार पर वह सनवुड सिटी के सभी युवाओं के बीच अद्वितीय था। इसके अलावा जैसे जैसे उसका क्षेत्र आगे बढ़ता गया, उसकी साधना की गति उतनी ही धीमी होती गई।
इसलिए अब समय आ गया था कि वह सनवुड सिटी के बाहर कुछ अभ्यास करे। 1 महीने में स्काईमून देश के 4 संप्रदाय नए शिष्यों की भर्ती कर रहे हैं। तुम इसे आजमा सकते हो, वीरेंद्र ने आह भरी और फिर आगे कहा, लेकिन चारों संप्रदायों की अपने शिष्यों की मार्शल सोलों के रैंक पर उच्च आवश्यकताएं हैं। उनकी अंतिम पंक्ति रैंक 4 मार्शल सोल है। तुम अत्यधिक प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम्हारी मार्शल सोल बहुत कम है। हालांकि बहुत अधिक उम्मीद नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास एक अवसर है। वीरेंद्र को बहुत उम्मीद थी कि उसके बेटे को 4 संप्रदायों में से किसी एक में भर्ती किया जा सकेगा, लेकिन वह दक्ष की मार्शल सोल के बहुत कम होने के कारण भी निराश था। पिताजी, मेरी मार्शल सोल रैंक 1 में नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद दक्ष ने उन्हें सच बताने का फैसला किया। क्या रैंक 1 में नहीं? वीरेंद्र असमंजस में डूबा हुआ था। हालांकि वह घटना स्थल पर नहीं था, लेकिन कई बुजुर्गों और अधीनस्थों ने दक्ष को रैंक 1 की मार्शल सोल को जागृत हुए देखा था। इसलिए ये गलत नहीं हो सकता था। ये सही है, पिताजी। देखो, दक्ष मुस्कुराया और अपनी मार्शल सोल बाहर निकाल दी। काले रंग की भक्षक मार्शल सोल हवा में दिखाई दिया, जिसके चारों ओर 6 चमकते पीले प्रकाश के प्रभामंडल हैं। रैंक 6 मार्शल सोल। क्या 6 पीले प्रभामंडल? वीरेंद्र को आश्चर्य हुआ। दक्ष ने अपनी मार्शल सोल वापस लिया। थोड़ी देर बाद वीरेंद्र ठीक हो गया। दक्ष, तुम्हारी मार्शल सोल अब रैंक 6 पर है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी जल्दी साधना कर सकते हो। वीरेंद्र बहुत खुश और उत्साहित था। उसने सोचा, रैंक 6 मार्शल सोल बहुत दुर्लभ है। सनवुड सिटी ने दशकों से एक भी नहीं देखा है। वह नहीं जानता था कि दक्ष की रैंक 1 मार्शल सोल कैसे प्रगति करके रैंक 6 तक पहुंच गई, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, पिताजी, मेरी प्रतिभा के कारण मुझे किसी भी संप्रदाय में भर्ती होने में कोई कठिनाई नहीं होगी, दक्ष ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। रैंक 6 मार्शल सोल तुम्हारे लिए किसी भी संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। वीरेंद्र हंसे, फिर पूछा, तुम किस संप्रदाय में प्रवेश करने की योजना बना रहे हो? पिताजी, चारों संप्रदायों में क्या अंतर है? दक्ष ने पूछा। कुछ सोचने के बाद वीरेंद्र ने समझाया, 4 संप्रदाय हैं, आकाश तलवार संप्रदाय, स्कॉचिंग सूर्य संप्रदाय, नीला आइलैंड संप्रदाय और गहन आकाश संप्रदाय। उनमें से आकाश तलवार संप्रदाय सबसे शक्तिशाली है और अन्य 3 समान स्तर के हैं। इसलिए यदि तुम किसी संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो, तो आकाश तलवार संप्रदाय सबसे अच्छा विकल्प है। आकाश तलवार संप्रदाय। दक्ष ने इस पर ध्यान किया। हाँ, आकाश तलवार संप्रदाय अपनी तलवारबाजी के लिए प्रसिद्ध है और इसके 90% से ज्यादा शिष्य तलवारबाजी सीखते हैं। क्योंकि तुम तलवारबाजी के आदी हो, इसलिए आकाश तलवार संप्रदाय तुम्हारी पहली पसंद है। हाँ, दक्ष ने अपना सिर हिलाया। वर्तमान में आकाश तलवार संप्रदाय उसके साथ सबसे अच्छी तरह से मेल खाता था। समय उड़ गया। कई दिन बीत गए। इस दिन दक्ष अपने कमरे में अभ्यास कर रहा था। डोंग डोंग, दस्तक की आवाजें गूंजने लगी। दक्ष खड़ा हुआ, दरवाजा खोला और पाया कि उसके सामने एक नौकर और एक सुंदर महिला खड़ी थी। दक्ष इस महिला से पहले भी मिल चुका था। ये पर्पल गोल्डन पवेलियन की नौकरानी थी। यंग मास्टर, ये पर्पल गोल्डन पवेलियन से लीडर नीलिमा हैं, जो आपसे मिलना चाहती हैं। नौकरानी ने दक्ष को सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा। दक्ष ने हल्के से अपनी भवें चढ़ाई, ये सोचते हुए कि नौकरानी ने उससे मिलने के लिए क्यों कहा, और फिर पूछा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? यंग मास्टर दक्ष, हमारे लीडर ने आपको पवेलियन में आमंत्रित करने के लिए मुझे भेजा है, उसने अपनी चमकदार आंखों से दक्ष को देखते हुए धीरे से कहा। उसकी आंखों में डर, प्रशंसा और शर्म सहित मिश्रित भावनाएं थीं। वह सनवुड सिटी के पहले प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में जानने को उत्सुक थी। तुम्हारे लीडर मुझसे मिलना चाहते हैं। दक्ष को कुछ आश्चर्य हुआ। 2 बार जानवर सोल्स का व्यापार करने के अलावा उसका पवेलियन के लीडर नीलिमा के साथ कोई संबंध नहीं था।
लेकिन वो उससे क्यों मिलना चाहती थी? ठीक है, मुझे रास्ता दिखाओ। कुछ विचार करने के बाद दक्ष ने नीलिमा से मिलने और यह पता लगाने का निर्णय लिया कि उन्होंने उससे मिलने के लिए क्यों कहा था। फिर दक्ष नौकरानी का पीछा करते हुए पर्पल गोल्डन पवेलियन की ओर चला गया। पर्पल गोल्ड पवेलियन के पीछे के भाग में एक बार फिर विशाल हॉल के अंदर दक्ष ने पर्पल गोल्डन पवेलियन के लीडर नीलिमा को देखा। नीलिमा पहले की तरह ही सुंदर थी। उसने हल्के लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी, जो उसे सुरुचिपूर्ण, सभ्य और कम आकर्षक बना रही थी। लीडर नीलिमा, आपने मुझसे मिलने का अनुरोध क्यों किया? दक्ष ने उनके बैठने के बाद पूछा, उसकी ओर ना देखने की पूरी कोशिश करते हुए। यंग मास्टर दक्ष, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, नीलिमा ने धीरे से हंसते हुए कहा। जरूर, दक्ष ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, यंग मास्टर दक्ष, मुझे सिस्टर नीलिमा क्यों नहीं कहते? जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, नीलिमा ने अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ दक्ष पर अपनी आंखें घुमाते हुए बोली। ओह, दक्ष ने अपना शरीर हिलाया, क्योंकि वह उसकी मुद्रा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने बेचैनी से गहरी सांस ली और कहा, सिस्टर नीलिमा, कृपया। हो, ये सही है। नीलिमा मुस्कुराई, अपने होठों को दबाया और पूछा, स्काईमून देश में 4 संप्रदाय जल्द ही नए शिष्यों की भर्ती करेंगे। क्या यंग मास्टर दक्ष जाना चाहते हैं? दक्ष अचंभित था और सोच रहा था कि उसने उससे इस बारे में क्यों पूछा। क्योंकि वह जाएगा या नहीं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद दक्ष ने उन्हें सच बता दिया, मैं जाऊंगा और परीक्षा में भाग लूंगा। चूंकि नीलिमा को उसके शब्दों से आश्चर्य नहीं हुआ, उसने अपना सिर हिलाया और फिर से पूछा, यंग मास्टर दक्ष किस संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं? ये शब्द कहने के बाद नीलिमा मुस्कुराई और अपनी चमकदार आंखों से दक्ष को देखने लगी। दक्ष ने अपनी भवें सिकोड़ ली, ये जानते हुए कि उसने उससे किसी उद्देश्य से पूछा था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, सिस्टर नीलिमा, कृपया मुद्दे पर आइए। नीलिमा ने उसे एक आकर्षक मुस्कान दी और कहा, चूंकि आपने ऐसा कहा है, इसलिए मैं बात को घुमा फिराकर नहीं बोलूंगी। नीलिमा ने दक्ष को एक पत्र दिया और कहा, यंग मास्टर दक्ष, कृपया इसे पढ़ें। दक्ष को भ्रम हुआ, फिर उसने पाया कि यह उसके लिए एक सिफारिश थी। इस पत्र में दक्ष को नीला आइलैंड संप्रदाय की सिफारिश की गई थी। नीलिमा ने दक्ष के आश्चर्यजनक रूप को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर दक्ष, आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि पर्पल गोल्डन पवेलियन नीला आइलैंड संप्रदाय से संबद्ध है। इस सिफारिश के आधार पर आप बिना किसी टेस्ट में भाग लिए सीधे बाहरी शिष्य बन सकते हैं। क्या नीला आइलैंड संप्रदाय पर्पल गोल्ड पवेलियन का मालिक है? दक्ष को अचानक समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि पर्पल गोल्डन पवेलियन बहुत प्रतिष्ठित था, क्योंकि नीला आइलैंड संप्रदाय इसके पीछे था। आप ठीक कह रहे हैं, नीलिमा ने हल्के से अपना सिर हिलाया और कहा, अगर यंग मास्टर दक्ष किसी संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप नीला आइलैंड संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। 4 संप्रदायों में से नीला आइलैंड संप्रदाय सबसे शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये सबसे अधिक संसाधन संपन्न है। चूंकि पर्पल गोल्डन पवेलियन की शाखाएं पूरे स्काई मून देश में हैं, इसलिए हर दिन अनगिनत संसाधन नीला आइलैंड संप्रदाय में पहुंचाए जाते हैं। एक शब्द में कहें तो नीला आइलैंड संप्रदाय आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। ओह, दक्ष की आंखों में चमक सी आ गई। फिर उसने असमंजस में पूछा, सिस्टर नीलिमा, आप मुझे इतना महत्व क्यों देती हैं? यहाँ तक कि खुद मेरे लिए सिफारिश भी लिखती हैं। हालांकि सनवुड सिटी में मेरी प्रतिभा खराब नहीं है, लेकिन पूरे स्काई मून देश में इसका कोई मतलब नहीं है। दक्ष को थोड़ा अजीब लगा। जैसा कि उसने कहा था, उसकी प्रतिभा को सनवुड सिटी में सबसे ऊपर स्थान दिया गया था, लेकिन स्काई मून देश में कई लोग उससे भी ज्यादा प्रतिभाशाली थे। इसके अलावा लगभग सभी जानते थे कि उसकी मार्शल सोल रैंक 1 में था, जिसका मतलब था कि उसकी मार्शल सोल पूरी तरह से बेकार थी। ऐसी परिस्थितियों में नीलिमा ने दक्ष के लिए एक सिफारिश लिखी
जो सीधे तौर पर उसे नीला आइलैंड संप्रदाय का बाहरी शिष्य बनने में मदद कर सकती थी, जिससे वह और भी हैरान हो गया। मेरे साथ मजाक मत करो। भले ही आपकी साधना रैंक 7 ऊर्जा साधना क्षेत्र में थी, लेकिन आपने रैंक 9 ऊर्जा साधना क्षेत्र में एक मार्शल विशेषज्ञ को हराया, जो पूरे स्काई मून देश में एक दुर्लभ प्रतिभा है। नीलिमा मुस्कुराए और आगे बोली, नीला आइलैंड संप्रदाय के लिए पैसे कमाने के अलावा हमारा पवेलियन अच्छे शिष्यों का चयन करने के लिए भी जिम्मेदार है। मैं समझ सकता हूँ कि आप अलग हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप नीला आइलैंड संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और उसे पता चल गया कि उसकी बातें सही थीं। हालांकि दक्ष ने तुरंत जवाब देने के बजाय ध्यान लगाने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उनके रूप को देखकर नीलिमा की आंखें कोमल हो गईं और उसने मोहक रूप से कहा, जब तक यंग मास्टर दक्ष नीला आइलैंड संप्रदाय में शामिल होने का वादा करते हैं, मैं आपको एक उपहार दूंगी। उपहार? दक्ष को आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, अगर मैं नीला आइलैंड संप्रदाय में शामिल होने का वादा करता हूँ, तो मैं सीधे एक बाहरी शिष्य बन जाऊंगा और एक उपहार प्राप्त करूंगा। कितना अच्छा सौदा है। वर्तमान के बारे में पूछे बिना दक्ष ने कुछ विचार के बाद निर्णय लिया। चारों संप्रदाय दक्ष के लिए अलग नहीं थे और वह किसी भी संप्रदाय में शामिल होने के लिए तैयार था। अगर वह एक शक्तिशाली मार्शल विशेषज्ञ बनना चाहता था, तो उसे खुद अभ्यास करने की पहल करनी होगी। चूंकि नीलिमा ने उसे ईमानदारी से आमंत्रित किया था, इसलिए उसने नीला आइलैंड संप्रदाय में शामिल होने का फैसला किया। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नीला आइलैंड संप्रदाय में शामिल हो जाऊंगा। दक्ष ने वादा करने से पहले कुछ देर सोचा। ओहो, मुझे आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी। उस स्थिति में यह उपहार है। नीलिमा ने एक स्टोरेज थैली निकाली और उसे दक्ष को सौंप दिया। दक्ष ने जैसे ही इसे खोला, वह बहुत खुश हो गया। इसमें 100 सोल क्रिस्टल थे। उनकी सोल ऊर्जा देखते हुए उन्हें यकीन था कि वे सभी रैंक 9, रैंक 1 में राक्षसी जानवरों की जानवर सोल थीं। रैंक 9, स्तर 1 में राक्षसी जानवरों की 100 जानवर सोल 40,000 सोने के सिक्के के बराबर थी। दक्ष नीलिमा की उदारता से आश्चर्यचकित था। दक्ष की खुशी भरी अभिव्यक्ति देखकर नीलिमा मुस्कुराई। दक्ष ने इस स्थान से 2 बार बड़ी संख्या में जानवर सोल्स खरीदा था, इसलिए उसने जानवर सोल्स को उपहार के रूप में चुना, क्योंकि उसका मानना था कि जानवर सोल्स दक्ष के लिए बहुत उपयोगी थे। सिस्टर नीलिमा, आपके भरपूर उपहारों के लिए धन्यवाद। किसी दिन मैं निश्चित रूप से आपका ये बदला चुकाऊंगा। दक्ष ने धन्यवाद में नीलिमा को प्रणाम किया। हो, यंग मास्टर दक्ष, मुझे पैसे कैसे लौटाएंगे? नीलिमा ने हंसते हुए एक अवर्णनीय अभिव्यक्ति प्रकट की। उर्फ, दक्ष लगभग उसके सम्मोहन में आ गया और सोचने लगा, वह वास्तव में एक परी है। कुछ देर तक उसके साथ बातचीत करने के बाद दक्ष ने पर्पल गोल्डन पवेलियन छोड़ दिया। सिंह परिवार के हॉल में जब दक्ष अपने आंगन की ओर जा रहा था, तो उसने दूर से अपने दरवाजे के सामने 3 लोगों को खड़े देखा। वे वहां क्या कर रहे हैं? दक्ष उलझन में था। वे 3 लोग निखिल, शेखर और मोहित थे। दक्ष, इस समय उन्होंने दक्ष को भी देखा। क्या हुआ? दक्ष आगे बढ़ा और उलझन में पूछा। दक्ष, कुछ दिनों में शेखर और मैं, मोहित और अन्य शिष्यों के साथ आकाश तलवार संप्रदाय में वापस चले जाएंगे। वे हमारे संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेंगे। क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो? निखिल ने पूछा। सभी लोगों में सबसे शक्तिशाली होने के कारण निखिल बहुत घमंडी था और उसने पहले कभी दक्ष से बात नहीं किया था। लेकिन सनवुड सिटी में मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बाद से उसने दक्ष के प्रति अपना रवैया काफी बदल दिया था और वह पहले जैसा नहीं रहा। हाँ दक्ष, तुम हमारे साथ चल सकते हो, निखिल ने कहा। निखिल की तरह शेखर ने भी दक्ष के प्रति अपना रवैया बदल लिया था। अब वो दक्ष को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मोहित ने कुछ नहीं कहा और वह शर्मिंदा था, क्योंकि पहले भी दक्ष के साथ उसके संबंध खराब थे। तुम जाओ, मैं आकाश तलवार संप्रदाय में जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा,
मैं नीला आइलैंड संप्रदाय जा रहा हूँ। नीला आइलैंड संप्रदाय। वे सभी अचंभित हो गए और फिर एक स्वर में सिर हिलाया। उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा। अब चूंकि चारों संप्रदायों की ताकत एक जैसी थी, इसलिए किसी भी संप्रदाय में शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके अलावा इस तथ्य के कारण कि उनके दक्ष के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, वे कुछ भी कहने में शर्मिंदा थे, क्योंकि दक्ष ने नीला आइलैंड संप्रदाय जाने का मन बना लिया था। फिर वे चले गए। अपने कमरे में दक्ष ने 100 जानवर सोल क्रिस्टल निकाला और उन्हें एक एक करके कुचल दिया, और फिर उसने उन्हें खाना शुरू कर दिया। मेरी मार्शल सोल के लिए रैंक 7 में प्रगति करना मुश्किल नहीं होगा, दक्ष ने अपने दिल में सोचा। 10 सोल क्रिस्टल, 30, 50, 80। दक्ष ने जल्द ही 80 जानवर सोलों को निगल लिया था, लेकिन उसकी मार्शल सोल में अभी भी प्रगति के कोई संकेत नहीं था। इतने सारे क्लास 9 रैंक 1 जानवर सोल्स को खाने के बाद क्या मेरी मार्शल सोल आगे नहीं बढ़ा? दक्ष को परेशानी महसूस हुई। वह सोल क्रिस्टलों का भक्षण करता रहा। जल्द ही शेष 20 जानवर सोल का उपयोग किया गया। हालांकि उसकी मार्शल सोल ने अभी भी आगे नहीं बढ़ा। भाड़ में जाओ। दक्ष खुद को एक गंदा शब्द कहने से नहीं रोक सका। जैसे जैसे उसकी मार्शल सोल का रैंक बढ़ता गया, प्रगति करना और भी मुश्किल होता गया। उसने पहले भी ब्रीजवे माउंटेन में कई जानवर सोल और मार्शल सोल खाया था, और अब उसने एक बार फिर कई जानवर सोल खाया, लेकिन उसकी मार्शल सोल अभी भी नहीं बढ़ पाया। हाय, दक्ष ने आह भरी और उसने इस बारे में चिंता करना बंद कर दिया। उसे विश्वास था कि जब तक वह जानवर सोल और मार्शल सोल को खाता रहेगा, उसकी मार्शल सोल जल्द या बाद में प्रगति करेगी। जब कोई साधना करता था तो समय हमेशा उड़ जाता था और 5 दिन बीत जाते थे। एक बार जब उसका हाथी शक्ति तकनीक तीसरे क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच गया, तो उसके पास 9 बाघों की ताकत थी, जो कि रैंक 9 ऊर्जा साधना क्षेत्र में एक मार्शल विशेषज्ञ की ताकत के बराबर थी। वह अपने कमरे से बाहर चला गया। आधे महीने के भीतर नीला आइलैंड संप्रदाय में शिष्यों की भर्ती हो जाएगी। अब जाने का समय हो गया था। वह अपने पिताजी के कमरे में गया और अपने पिताजी को अपने विचार बताया। दक्ष, नीला आइलैंड संप्रदाय तक का सफर बहुत लंबा है। मैं किसी को आदेश देता हूँ कि वह तुम्हें ले जाए, वीरेंद्र ने कहा। नहीं पिताजी, मैं यह अकेले ही करूँगा। दक्ष ने अपने पिताजी की सलाह को अस्वीकार कर दिया। पिताजी, ये 3 स्क्रॉल हैं, इन्हें ले लीजिए। दक्ष ने अपने पिताजी को आदिम ऊर्जा तकनीक, दिव्य पवन तलवारबाजी और छाया कदम सौंपे और कहा, मुझे ये 3 तकनीक संयोग से मिली हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं और हमारे सिंह परिवार की मार्शल आर्ट से कहीं आगे हैं। यदि आप इन्हें सीखते हैं, तो आपकी ताकत अधिक शक्तिशाली होगी। अपने हाथों में तकनीक को देखकर वीरेंद्र उनके स्तरों से काफी हैरान था, लेकिन उन्होंने बिना पूछे ही सिर हिला दिया। पिताजी, मैं जा रहा हूँ। सनवुड सिटी के गेट के बाहर दक्ष ने वीरेंद्र को देखा और एक सियान मैनेट घोड़े को आगे बढ़ाते हुए कहा, दक्ष, अपने रास्ते में सावधान रहना। वीरेंद्र ने कहा, ठीक है पिताजी, आप वापस जाइए। दक्ष घोड़े पर सवार हुआ, एक बार फिर सनवुड सिटी की ओर देखा और फिर तुरंत लगाम झटक दी। सियान मैन वाला घोड़ा प्रचंड हवा और बिजली की चमक की तरह दौड़ रहा था। दक्ष ने तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर पूरी दुनिया का भ्रमण किया। अंतहीन पृथ्वी को देखते हुए दक्ष उत्साह और उच्च वीर भावना से भरा हुआ था। पिछले जन्म में देखा गया मार्शल विशेषज्ञ बनने का सपना उसके मन में आया। इस जीवन में उसे एक मजबूत व्यक्ति बनने की आवश्यकता थी। यदि वह अच्छे कपड़े पहन सकता, घोड़े पर सवार हो सकता, शराब पी सकता, सुंदरियों के साथ रह सकता, तलवार चलाते हुए गा सकता, पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता, तथा अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता, तो उसे अपने दूसरे जीवन में कोई पछतावा नहीं होता। ऐसा कहा जाता था कि एक उच्च गुणवत्ता वाली नस्ल के रूप में सियान मैनेट घोड़े में एक राक्षसी जानवर की विरासत थी, और वह दिन में 500 किलोमीटर और रात में 400 किलोमीटर तक दौड़ सकता था।
क्लैक क्लैक क्लैक। सरपट दौड़ते घोड़े पर सवार होकर दक्ष धीरे धीरे सनवुड सिटी से दूर चला गया। वाह! जब वो लगभग 50 किलोमीटर दूर था तो दक्ष ने अचानक लगाम खींच ली और रुक गया। अचानक एक लंबा व्यक्ति उसके सामने आ गया और उसका रास्ता रोक दिया। वो व्यक्ति ग्रे रंग का लबादा पहने हुए था और उसकी पीठ उसकी ओर थी। आंखें सिकुड़ना, दया दिखाने के लिए नहीं आया होगा। दक्ष, आज तुम मर जाओगे, एक कर्कश आवाज आया और वो व्यक्ति पीछे मुड़ा। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका चेहरा उदास था। तुम हो अनुरूप? उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए दक्ष को लगा कि वह परिचित है और उसने तुरंत सोचा कि वह चौहान परिवार का बुजुर्ग अनुरूप था। हाँ, मैं ही हूँ। अनुरूप ने अपनी आंखों में हत्या की इच्छा के साथ उपहास किया और कहा, दक्ष, तुमने अंश को मार डाला और तुमने चौहान परिवार के 2 यंग मास्टरों की साधना आधार नष्ट कर दिया। इसलिए केवल तुम्हारे खून से ही बदला लिया जा सकता है। ऐसा कहने के बाद अनुरूप ने सारी गति एकत्रित की और फिर बाहर निकलकर दक्ष पर हमला करने के लिए अपनी हथेली घुमाई। आत्मिक मार्शल क्षेत्र के एक मजबूत मार्शल विशेषज्ञ। चमकने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी हथेली का आकार 2 भागों में विभाजित हो गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। तुम्हारी शक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी तुम मारे जाओगे। अनुरूप ने अपनी भवें उठाई और फिर से हमला किया। तुम मुझे नहीं मार सकते, दक्ष ने उदासीनता से कहा। आपदा के सामने शांत, तुम बहुत घमंडी हो। गुस्से से चिल्लाते हुए अनुरूप लगातार अपनी हथेली को घुमाता रहा। आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी हथेली की आकृतियां, जिनमें आकाश को हिलाने की गति थी, पहाड़ों की तरह दिख रही थीं और एक एक करके दक्ष की ओर बढ़ रही थीं। जब कोई मार्शल विशेषज्ञ आत्मिक मार्शल क्षेत्र में होता था तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल जाती थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर को छोड़ सकती थी और दुश्मनों को बिना छुए मार सकती थी। ये 100 कदमों के भीतर काम करता था। ऊर्जा साधना क्षेत्र का एक मार्शल विशेषज्ञ अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मुश्किल से अपने शरीर से बाहर निकाल सकता था, लेकिन ये 10 कदमों के भीतर काम करता था। 10 से ज्यादा कदमों पर इसकी हमला करने की शक्ति बहुत कम हो जाती थी। घूमती हवाएं और बादल, प्रचंड हवा चल रही थी और तलवार की चमक चमक रही थी। हथेली की आकृतियां एक एक करके टूट रही थीं और हवा के साथ बिखर रही थीं। आसमान में गरजती हवा। जैसे ही हवा तेज हुई, तलवार ने चमकदार रोशनी में बदलकर अनुरूप पर वार कर दिया। तुम मरने को कह रहे हो? अनुरूप ने बिना कोई प्रयास किए अपनी हथेली फैलाई और तलवार को दूर भगाने के लिए उस पर हमला किया। इस बीच अनुरूप ने अपनी बाईं हथेली से दक्ष के सिर पर बिजली जैसा हमला किया। 9 गुना महासागर लहर मुट्ठी। अपनी 9 गुना मुट्ठी की ताकत के साथ दक्ष ने अपनी बाईं मुट्ठी से अनुरूप की हथेली से हमला किया। धमाका। एक दरार के बाद दक्ष ने अपनी छाती में एक आवाज की और वापस उड़ गया। आत्मिक मार्शल क्षेत्र में एक मार्शल विशेषज्ञ वास्तव में शक्तिशाली है, दक्ष ने अपने दिल में सोचा। हालांकि अगले ही सेकंड में दक्ष ने अपनी लंबी तलवार हिलाई। उसकी आंखों में चमकीली रोशनी चमक उठी। तलवार ऊर्जा से आकाश भर गया और हवा उसकी तलवार को ढक रही थी। दक्ष ने एक बार फिर अपनी तलवार से अनुरूप पर हमला किया। स्वर्गीय पवन का अंतिम प्रहार। तेज तलवार की चमक ने अंतरिक्ष को चीर दिया और हवा के साथ मिलकर सब कुछ नष्ट कर दिया। मारना। ये देखकर कि दक्ष इतना शक्तिशाली था, अनुरूप ने अपनी हथेली को कुछ मीटर दूर तक घुमाया। उसकी आंखों में हत्या की प्रबल इच्छा थी। हथेली का एक विशाल आकार बहुत तेज गति से प्रकट हुआ। आसमान चीर देने वाली हथेली। बूम बूम बूम। जब तलवार की चमक समाप्त हो गई और हथेली का हमला नष्ट हो गया, तो दक्ष ने अपनी छाती में एक आवाज की और वापस उड़ गया और उसके मुंह से खून की धारा निकल पड़ी। हालांकि अगले ही पल दक्ष तेजी से घूमा और उड़ गया। वह जानता था कि अनुरूप को हराना असंभव था, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से भागने लगा। बेटे, तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है।
अनुरूप जोर से चिल्लाया और तेजी से उसके पीछे भागा। उसका आकार एक बड़े बाज की तरह लग रहा था, जो अपने पंख फैलाए हुए था। अनुरूप दिल में झटका लगा। सिर्फ 8वें रैंक के ऊर्जा साधना क्षेत्र में दक्ष उससे लड़ने में सक्षम था, जो उसके लिए अप्रत्याशित था। इतनी बेहतरीन प्रतिभा के साथ अगर किसी दिन दक्ष ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो सनवुड सिटी में चौहान परिवार के लिए कोई जगह नहीं होगी। वास्तव में अनुरूप की साधना रैंक 1 आत्मिक मार्शल क्षेत्र पर नहीं थी, बल्कि रैंक 2 पर थी। उसने सोचा था कि दक्ष को मारना उसके लिए बहुत आसान होगा। हालांकि दक्ष की क्षमताओं में सुधार उसकी उम्मीद से परे था, इसलिए आज उसे दक्ष को मारना पड़ा। दक्ष ने शैडो स्टेप्स को चरम सीमा तक उपयोग किया। अगले ही पल वह एक तेंदुए की तरह दिखने लगा और वह एक कदम में 10 मीटर दूर हो सकता था। उसकी गति अविश्वसनीय थी। हालांकि आत्मिक मार्शल क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ के रूप में अनुरूप दक्ष से भी बदतर नहीं था। वो उसका पीछा करता रहा। भले ही उसने गति के लिए जो मार्शल आर्ट तकनीक सीखी थी, वह दक्ष द्वारा सीखी गई तकनीक से भी बदतर थी। दक्ष, तुम्हारा बचना असंभव होगा। अनुरूप की क्रोधित चीख उसके पीछे से आई। दक्ष ने व्यंग्य किया, एक बार फिर अपनी गति बढ़ाई और सड़क किनारे जंगल में प्रवेश किया। दक्ष की गति जंगल के कारण बहुत सीमित थी, लेकिन अनुरूप की भी यही स्थिति थी। घने जंगल में बड़े पेड़ों और झाड़ियों के बीच छिपकर दक्ष लगातार अपनी दिशा बदलता रहा। कुछ ही समय में अनुरूप का पता नहीं चल पाया। अनुरूप बहुत गुस्से में था। आत्मिक मार्शल क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञ के रूप में वह ऊर्जा साधना क्षेत्र में साधना के मामले में किसी भी कमतर व्यक्ति को नहीं पकड़ सकता था। सनवुड सिटी से सैकड़ों मील दूर सियान रंग का एक युवक जंगल से बाहर निकला। ये दक्ष था। उसने सनवुड सिटी की ओर ठंडे चेहरे से देखा। अनुरूप, जिस दिन मैं फिर से लौटूंगा वह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। फिर एक गहरी सांस लेते हुए दक्ष ने दिशा पहचान ली और दूर चला गया। स्काई मून देश के दक्षिणी भाग में स्टार वाटर लेक नामक एक बड़ी झील थी। इसका क्षेत्रफल 3000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा था और स्काई मून देश के क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा था। स्टार वाटर झील की स्काई मून देश में बहुत प्रतिष्ठा थी, न केवल अपने बड़े क्षेत्र के कारण, बल्कि इसलिए भी कि स्काई मून देश के 4 संप्रदायों में से एक, नीला आइलैंड संप्रदाय, यहीं स्थित था। वहां वाटर साइड सिटी नाम का एक शहर था, जो झील के किनारे स्थित था। वाटर साइड सिटी एक बेहद समृद्ध शहर था। लोग सड़कों पर अंतहीन धारा में चलते थे और हर जगह घोड़े और गाड़ियां थीं। ये वास्तव में एक बड़ा शहर है। सनवुड सिटी इसके सामने कुछ भी नहीं है। सड़क पर चलते हुए दक्ष शहर में कदम रखने वाले एक गंवार की तरह लग रहा था, क्योंकि वह उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था। सनवुड सिटी एक छोटा सा सुदूर शहर था, जिसकी आबादी करीब 3 लाख थी, जबकि वाटर साइड सिटी एक बड़ा शहर था, जिसकी आबादी 2 मिलियन से ज्यादा थी। उनका जिक्र एक ही सांस में नहीं किया जा सकता। इस समय दक्ष अपनी यात्रा से थक गया था। 10 दिनों से अधिक की यात्रा के बाद वह अंततः वाटर साइड सिटी पहुंचा। वाटर साइड सिटी नीला आइलैंड संप्रदाय के सबसे नजदीकी शहर था। शहर के बाहर घाट पर जहाजों द्वारा नीला आइलैंड संप्रदाय तक सीधे पहुंचा जा सकता था। जब दक्ष घाट पर पहुंचा तो वहां सैकड़ों लोग एकत्र थे। लोग घाट पर लगे एक बड़े लकड़ी के बोर्ड के चारों ओर खड़े थे और उस पर लिखी किसी चीज को देख रहे थे। आगे बढ़ने पर दक्ष ने पाया कि यह नीला आइलैंड संप्रदाय द्वारा लगाया गया नोटिस बोर्ड था। नोटिस में लिखा था कि नीला आइलैंड संप्रदाय से एक युद्धपोत 2 दिन बाद सुबह परीक्षा के लिए शिष्यों को लेने आएगा। दक्ष को समझ में आ गया कि नीला आइलैंड संप्रदाय ने एक एकीकृत व्यवस्था बना दी है, क्योंकि अनगिनत लोग परीक्षा देने के लिए आए थे। फिर दक्ष ने एक सराय में एक कमरा बुक किया। इसके बाद वह लॉबी में खिड़की वाली सीट पर बैठ गया और कुछ खाने का ऑर्डर दिया। खाना खाते समय वह अपने आसपास हो रही चर्चाओं को भी सुन रहा था। सराय का नाम ग्रीटिंग गेस्ट्स इन था, जिसे शानदार ढंग से सजाया गया था।
सराय में व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। लॉबी साधकों से भरी हुई थी, जिनमें से कई लड़के और लड़कियां थे। उनके दिखावे से लगता था कि वे भी नीला आइलैंड संप्रदाय परीक्षा में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए थे। मैंने सुना है कि इस वर्ष नीला आइलैंड संप्रदाय में शिष्यों की भर्ती के स्तर में सुधार किया गया है। हाँ, जब उन्होंने पिछले वर्षों में शिष्यों की भर्ती की थी, तो मार्शल सोल के लिए न्यूनतम मानक रैंक 4 था, लेकिन इस वर्ष ये रैंक 5 है। पिछले वर्षों की तुलना में, जब वे हर बार 1000 शिष्यों की भर्ती करते थे, वे इस वर्ष केवल 500 शिष्यों की भर्ती कर रहे हैं। वे मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए मानक स्वाभाविक रूप से ऊंचे हैं। अपने आसपास हो रही चर्चाओं को सुनकर दक्ष आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। पिछले कुछ दशकों में सनवुड सिटी में रैंक 5 की मार्शल सोल का दिखना दुर्लभ था। अब शहर के युवा शिष्यों में केवल मोहित के पास रैंक 5 की मार्शल सोल थी। हालांकि रैंक 5 मार्शल सोल सिर्फ न्यूनतम मानक था, जिसे नीला आइलैंड संप्रदाय ने इस वर्ष निर्धारित किया था। दक्ष ने अफसोस जताते हुए कहा कि केवल स्काईमून देश के 4 संप्रदाय ही ऐसा मानदंड निर्धारित कर सकते हैं। साथ ही ये सोचकर कि वह शीघ्र ही अनेक प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेगा, दक्ष उत्साहित हो गया और उसका खून खौल उठा। तभी 2 लड़के और एक लड़की हॉल में आए। जैसे ही उन्होंने सराय में कदम रखा, उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लड़की नीली पोशाक पहने हुए थी, गोरी त्वचा, सुंदर चेहरा और बहुत सुंदर थी। लड़कों में से एक ने बढ़िया कपड़े पहने हुए थे, दुबला पतला था और उसके चेहरे पर गर्व झलक रहा था। हालांकि उनमें से वह युवक सबसे आकर्षक था। वह लगभग 15 या 16 साल का था, गहरी आंखों वाला, सुंदर, और उसकी आभा को देखते हुए दक्ष को पता था कि वह आत्मिक मार्शल क्षेत्र का एक मार्शल विशेषज्ञ था। अपनी भवें उठाते हुए दक्ष को ये जानकर प्रशंसा करनी पड़ी कि उसकी साधना आत्मिक मार्शल क्षेत्र में थी। हालांकि वह युवक लगभग उसकी ही उम्र का था। भाई आरव, ऐसा लगता है कि कोई सीट नहीं है, नीली स्कर्ट वाली लड़की ने बीच में खड़े सुंदर लड़के से कहा, जब उसकी नजर लॉबी पर पड़ी और उसने पाया कि वह पूरी भरी हुई थी। यह आसान है, चलो वहां बैठते हैं। ये देखकर कि दक्ष अकेला बैठा है, पतला लड़का दक्ष की ओर बढ़ा। बाकी 2 लोग उसके पीछे पीछे चले आए। हम यहाँ बैठेंगे, तुम भी दूसरों के साथ बैठ सकती हो, दुबले पतले लड़के ने आज्ञाकारी स्वर में दक्ष के पास आकर कहा। दक्ष ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और खाना पीना जारी रखा। दुबले पतले लड़के ने भवें सिकोड़ी, बेटा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? दक्ष ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, ओह, क्या हुआ? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा। दुबले पतले लड़के ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और वह दबंग बन गया। मुझे खेद है, बेहतर होगा कि तुम दूसरों के साथ बैठ जाओ, दक्ष ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाते हुए कहा। जहां भी जाओ, वहां मूर्ख लोग ही होंगे। वे दूसरों की सीट पर जबरन कब्जा करने के लिए बहुत अहंकारी थे। वह दंग रह गया, लेकिन फिर ठंडे स्वर में बोला, बेटा, तुम्हारा साहस प्रभावशाली है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? इसका मुझसे क्या संबंध है? दक्ष ने अपना सिर उठाया और उपहास किया। वह क्रोधित हो गया और फिर उसने अपने पास खड़े सुंदर लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, हम पर्पल हिल सिटी के यान परिवार से हैं और वह हमारे यंग मास्टर दिव्यांश हैं। युवक के ऐसा कहते ही हॉल में हंगामा मच गया। वह वास्तव में दिव्यांश है, यान परिवार का यंग मास्टर। यान परिवार का मुखिया पर्पल हिल सिटी में है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि यान परिवार का यंग मास्टर दिव्यांश रैंक 8 की मार्शल सोल वाला एक सुपर जीनियस है। वह सिर्फ 15 साल की उम्र में रैंक 1 आत्मिक मार्शल क्षेत्र में पहुंच गया था। ये शब्द सुनकर दुबले पतले लड़के ने गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया, मानो लोग उसके बारे में बात कर रहे हों। वह सुंदर लड़का और नीली कपड़े वाली लड़की मुस्कुरा रहे थे। रैंक 8 की मार्शल सोल,
दक्ष ने अपनी आंखें स्थिर कर ली और काफी आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वह सुंदर जूनियर पर नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। अब तुम्हें पता चल गया कि हम कौन हैं। यहाँ से चले जाओ। दक्ष की आंखों में आश्चर्य देखकर दुबले पतले लड़के ने गर्व भरी नजर से चिल्लाकर कहा, यान परिवार, दिव्यांश, उनके बारे में कभी नहीं सुना। मैंने सिर्फ मेरे सामने कुत्ते को भौंकते हुए सुना, दक्ष ने व्यंग्य किया। अब चूंकि वे उसका सम्मान नहीं करते थे, इसलिए वो उनके प्रति विनम्र नहीं होगा। दुबला पतला लड़का और नीली कपड़े वाली लड़की गुस्से में थे। वे दक्ष को पीटने वाले थे, लेकिन दिव्यांश ने उन्हें रोक दिया। दिव्यांश की ने ठंडे स्वर में अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम हमारे परिवार का तिरस्कार क्यों करते हो? दिव्यांश उतना बेवकूफ नहीं था, क्योंकि उसने देखा कि दक्ष उनसे डरता नहीं था। उसने दक्ष की पहचान का अनुमान लगाया। दक्ष की पृष्ठभूमि शायद शक्तिशाली होगी, इसलिए उसने यान परिवार को तुच्छ समझने की हिम्मत की। उसका परिवार केवल पर्पल हिल सिटी का लॉर्ड था। वाटर साइड सिटी के कई परिवार उसके परिवार से कमजोर नहीं थे। हालांकि दक्ष को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसने पाया कि दक्ष एक बहुत ही साधारण व्यक्ति था और उसके पास कुछ भी खास नहीं था। इसलिए दक्ष को एक छोटे परिवार का शिष्य होना चाहिए। यदि तुम दूसरों का सम्मान प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें पहले दूसरों का सम्मान करना सीखना होगा। दक्ष ने उदासीनता से कहा, उसके प्रश्न का उत्तर दिए बिना दिव्यांश की ओर देखा। सम्मान करना। दिव्यांश की आंखों में उपहास की झलक दिखी। फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सम्मान शक्ति पर आधारित है। क्या तुम्हारे पास इनमें से कोई है? दक्ष ने अपनी आंखें स्थिर कर ली। दिव्यांश के शब्द कठोर लग रहे थे, लेकिन यह इस दुनिया में सच था। मजबूत व्यक्ति दूसरों का सम्मान जीत सकता है, जबकि कमजोर व्यक्ति को दूसरे केवल धमका सकते हैं। भाई दिव्यांश, हमारे परिवार का तिरस्कार करने के लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। नीले रंग की यूनिफॉर्म वाली लड़की की आवाज धीमी थी, लेकिन उसके शब्द हत्यारी वासना से भरे थे। हाँ, वह इतना घमंडी है कि उसने हमारे परिवार का तिरस्कार किया, जो कि अक्षम्य है। दुबले पतले लड़के ने उदास चेहरे के साथ कहा। दक्ष ने उसे कुत्ता कहा था, जिससे वह बहुत क्रोधित हुआ। सागर, उसकी साधना नष्ट करो, फिर उसे जाने दो। दिव्यांश ने सिर हिलाया और सपाट आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह दक्ष की साधना को नष्ट करके अपनी दया दिखा रहा था। सागर, उसकी साधना नष्ट कर दो, फिर उसे जाने दो, दिव्यांश ने अपने बगल में खड़े दुबले पतले लड़के से कहा। ये सुनकर सागर ने शैतानी मुस्कान के साथ दक्ष की ओर मुक्का मारा। भीड़ उनकी हरकतों से डर गई थी। वे दक्ष की साधना को नष्ट करने जा रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उन्हें नाराज किया था। सभी लोग उदास होकर दक्ष की ओर देखने लगे। अब जबकि उन्होंने उन सीटों के लिए कहा था, तो बेहतर होगा कि वह उन्हें छोड़ दे। सिर्फ खुद को दिखाने के लिए अपनी साधना को नष्ट करवाना उचित नहीं था। हालांकि जब भीड़ दक्ष के बारे में दुखी थी, तो कुछ अजीब बात हुई। दरार, एक स्पष्ट आवाज के साथ सागर ने दक्ष पर मुक्का मारने से पहले अपने चेहरे पर जलन महसूस की। उसके चेहरे पर हाथ का स्पष्ट निशान दिखाई दिया। सागर दंग रह गया। बाकी लोग भी दंग रह गए। अरे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। जब सागर होश में आया, तो उसका चेहरा लाल हो गया था और उसके माथे पर खून की धमनियां दिखाई दे रही थीं। सागर ने अपनी आंखों में हत्या की तीव्र इच्छा के साथ दक्ष को देखा। दक्ष ने अभी अभी उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा था। सागर गुस्से में था। अपनी मुट्ठी के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करके वह एक बार फिर दक्ष पर हमला करने वाला था। इसे रोको। तभी एक जोरदार चीख एक बड़ी घंटी की तरह गूंजी और अचानक लॉबी में एक आभा फैल गया। जब लोगों ने अपना सिर उठाया, तो उन्होंने एक वृद्ध, गंभीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति को सियान कपड़े पहने सीढ़ियों से नीचे आते देखा। अगर किसी ने ग्रीटिंग गेस्ट्स इन में उत्पात मचाने की हिम्मत की, तो मैं उसके हाथ पैर काट दूंगा और उसकी साधना नष्ट कर दूंगा। बूढ़े आदमी की आवाज तेज नहीं थी,
लेकिन दूसरों को ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे उनके कानों में बोल रहा हो। दक्ष ने बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा, क्योंकि उसने जो आभा जारी किया था वह उसके पिता के आभा से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। वरिष्ठ, मैं पर्पल हिल सिटी में यान परिवार का यंग मास्टर हूँ। हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। दिव्यांश ने बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम करने के बाद दक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, पर्पल हिल सिटी में यान परिवार। बूढ़े ने आंखें मूंद कर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उदासीनता से कहा, नियम नहीं तोड़े जा सकते। इस सराय के अंदर हर किसी को लड़ने पर प्रतिबंध है। जब तुम सराय से बाहर निकलोगे तो तुम जो कुछ भी करोगे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यान परिवार मजबूत था, बूढ़े आदमी के पीछे का परिवार उससे कमजोर नहीं था, इसलिए वह यान परिवार से डरता नहीं था। दिव्यांश ने भव्य सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके परिवार की प्रतिष्ठा बूढ़े आदमी पर काम नहीं करेगी। एक पल के लिए विचार करने के बाद दिव्यांश ने दक्ष की ओर देखा, फिर लड़की और लड़के को हाथ हिलाया और कहा, चलो चलें। उस परिणाम से समझौता करते हुए सागर ने दक्ष को गहरी नाराजगी से देखा और दिव्यांश ने अपना सिर हिलाया, फिर सराय से बाहर निकल गया। सागर और नीले रंग की लड़की उसके पीछे चले गए। हालांकि सागर वहां से जाने को तैयार नहीं था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। सराय के बाहर सागर ने दिव्यांश से पूछा, भाई दिव्यांश, क्या हम उस आदमी को जाने देंगे? हम सराय के अंदर तो नहीं लड़ सकते, लेकिन वो अंततः वहां से बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम सराय के बाहर उसका इंतजार कर सकते हैं। लड़की ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर सागर की आंखें चमक उठी। सुमन, परेशान मत हो। वह शायद नीला आइलैंड संप्रदाय की जांच में भाग लेने के लिए यहाँ आया था। जब तक वह नीला आइलैंड संप्रदाय में प्रवेश करता है, मेरे पास उससे निपटने के 100 तरीके हैं। दिव्यांश ने अपनी आंखें सिकोड़ी। दिव्यांश ने कहा। सागर और लड़की ने सिर हिलाया, फिर वे चले गए। उनके जाने के बाद लॉबी में सियान कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने दक्ष की ओर देखा, फिर मुड़कर चला गया। अपनी जगह पर बैठे और खिड़की से झांकते हुए दक्ष ने उन 3 लोगों को फुसफुसाते हुए नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन वह जानता था कि वे उससे निपटने के तरीके सोच रहे थे। हालांकि वो उनसे डरता नहीं था। रात भोजन के बाद दक्ष अपने कमरे में वापस गया, बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और अपनी भक्षक मार्शल सोल को साधना के लिए छोड़ दिया। दक्ष हाथी की शक्ति तकनीक के रैंक 3 के बाद के चरण के लिए अभ्यास कर रहा था और उसकी ताकत रैंक 9 ऊर्जा साधना क्षेत्र में एक मार्शल विशेषज्ञ की शक्ति के बराबर थी। इसलिए दक्ष ने अभी के लिए हाथी की शक्ति तकनीक का अभ्यास बंद करने का फैसला किया। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और साधना को बढ़ाना उनकी पहली प्राथमिकता थी। दक्ष की साधना कुछ समय से रैंक 8 के शिखर पर थी और उसे लगा कि उसकी साधना शीघ्र ही रैंक 9 में प्रवेश कर जाएगी। जब वह साधना कर रहा था तो समय उड़ गया। 2 दिन बीत गए। सुबह सुबह अपना चेहरा धोने और नाश्ता करने के बाद दक्ष शहर के बाहर घाट की ओर चल पड़ा। जब वह घाट पर पहुंचा तो दक्ष वहां का दृश्य देखकर डर गया। पूरा घाट लोगों से भरा हुआ था और उनकी आवाज का शोर आसमान तक पहुंच रहा था। अगर कोई घाट को पक्षी की नजर से देखे तो उसे सिर्फ सिर ही नजर आएंगे। घाट पर एक नजर डालने पर दक्ष ने अनुमान लगाया कि वहां 10,000 से अधिक लोग एकत्र थे। एस्कॉर्ट के तौर पर काम करने वाले कुछ बुजुर्गों को छोड़कर बाकी सभी लड़के और लड़कियां थे। सबसे बड़ा लड़का 18 साल से ज्यादा का नहीं था और सबसे छोटा सिर्फ 13 या 14 साल का था। उन सभी के चेहरे युवा थे और वे उत्साह से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्योंकि नीला आइलैंड संप्रदाय के जहाज नहीं पहुंचा था, इसलिए दक्ष झील के किनारे खड़े होकर आसपास के दृश्य का आनंद ले रहा था। लगभग 1 घंटे बाद विशाल झील की सतह पर 10 काले धब्बे दिखाई दिए। वे काले धब्बे बड़े होते गए और प्रभावशाली रूप से वे 10 बड़े युद्धपोत बन गए। प्रत्येक युद्धपोत 100 मीटर लंबा था और उसके विशाल पाल हवा में लहरा रहे थे।
पालों पर शक्तिशाली स्ट्रोक के साथ सुंदर लिखावट में लिखे गए थे। नीला आइलैंड संप्रदाय के जहाज आ चुके थे। जल्द ही सभी युद्धपोत डॉक पर आ गए। नीला आइलैंड संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेने वाले सभी लोग अभी जहाज पर चढ़ जाएं। बीच में एक युद्धपोत पर सवार एक राजसी मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चिल्लाया। उसकी आवाज में आध्यात्मिक ऊर्जा मिली हुई थी और वह जलती हुई गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी। लोग एक एक करके जहाज पर चढ़ते गए और भीड़ का अनुसरण करते हुए दक्ष भी एक युद्धपोत पर चढ़ गया। जल्द ही सभी लोग युद्धपोतों पर सवार हो गए तथा युद्धपोतों ने पुनः रवाना होने के लिए अपने पाल फहरा दिए। स्टार वाटर झील में 750 किलोमीटर की परिधि वाले कई द्वीप थे। नीला आइलैंड संप्रदाय वाटर साइड सिटी से 200 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित था। युद्धपोत हवा के साथ चल रहे थे और वे दोपहर के समय नीला आइलैंड संप्रदाय पर सरपट दौड़ते घोड़े के बराबर गति से पहुंचेंगे। असीम जल और उफनती लहरों को देखते हुए दक्ष नाव के अगले हिस्से में खड़ा ये सोच रहा था कि संप्रदाय में कई रोमांचक अनुभव होने चाहिए। हम इस समय दक्ष को अचानक कुछ घूरती आंखों को महसूस किया। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि दिव्यांश और उसके साथी जिस युद्धपोत पर वह खड़ा था उसके बगल वाले युद्धपोत से उसे ठंडी नजरों से देख रहे थे। दक्ष मुस्कुराया, अगर तुम लापरवाही से काम करोगे तो मुझे तुम्हें अपनी साधना के लिए पोषण में बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर दक्ष को उनकी कोई परवाह नहीं रही। युद्धपोत हवा और लहरों पर सवार होकर आगे बढ़े और 4 घंटे से अधिक समय बाद वे अंततः नीला आइलैंड संप्रदाय के करीब पहुंच गए। जहाज के अगले हिस्से में खड़े होकर नीला आइलैंड संप्रदाय दक्ष की नजर में आया। यह एक हरा भरा आइलैंड था। वह धुंधले ढंग से आइलैंड के मध्य में तथा पहाड़ों के बीच फैली इमारतों के एक बड़े समूह को देख सकता था जो बहुत ही शानदार था। कुछ ही देर में युद्धपोत नीला आइलैंड संप्रदाय के घाट पर पहुंच गया, जहां जहाज रुक गया और सभी लोग उतर गए। किसी को भी आइलैंड पर घूमने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसे बिना किसी अपवाद के मार दिया जाएगा। अधेड़ उम्र का आदमी लोगों के सामने आया और ठंडे स्वर में बोला, अब सभी लोग मेरे पीछे आइलैंड पर आओ। फिर वह 10,000 लोगों के साथ आइलैंड की ओर चल पड़ा। उस मजबूत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का पीछा करते हुए भीड़ जल्द ही नीला आइलैंड संप्रदाय के द्वार पर पहुंच गई। गेट एक बहुत बड़ा चौकोर था जो करीब 11 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ था। इस समय वहां बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे। जाहिर है वे नीला आइलैंड संप्रदाय के परीक्षक थे। एल्डर हेमंत, सभी परीक्षार्थी यहां आ गए हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने छोटे और मोटे बुजुर्ग से आदर पूर्वक कहा। ठीक है, तुम उतर सकते हो। छोटे और मोटे बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया। फिर पत्थर जैसे चेहरे वाले युवक को निर्देश दिया। युवक ने सिर हिलाया, बाहर निकला और भीड़ की ओर देखते हुए बोला, जिस किसी के पास पर्पल गोल्डन पवेलियन की सिफारिश है वह बाहर आ जाए। हुआ। भीड़ में से लगभग 100 लोग बाहर निकले। बेशक दक्ष उनमें से एक था। पर्पल गोल्डन पवेलियन की सिफारिशों के कारण वे सीधे बाहरी शिष्य बन सकते हैं। दक्ष ने सुना था कि बिना किसी सिफारिश के या आत्मिक मार्शल क्षेत्र में शामिल हुए बिना वे केवल सहायक शिष्य ही हो सकते हैं, भले ही उन्होंने परीक्षा पास कर ली हो। नीला आइलैंड संप्रदाय में सबसे निचले रैंक के शिष्य थे सहायक शिष्य, और इससे भी बुरी बात ये थी कि उन्हें रोजमर्रा के काम करने पड़ते थे जो वाकई यातना देने वाला था। इस प्रकार दक्ष सीधे तौर पर एक बाहरी शिष्य बनना चाहता था। दक्ष मूर्ख नहीं था और वह सभी प्रकार के परीक्षणों को पार करके अपनी ताकत साबित नहीं करेगा। ये बकवास था। चूंकि उसके पास सिफारिश थी इसलिए वह इसका पूरा उपयोग करेगा। तुम मेरे पीछे आओ, युवक ने उन 100 लोगों की ओर देखते हुए जोर से बोला। फिर वह उन्हें चौक के दूसरी ओर ले गया। दक्ष और अन्य लोगों को बाहर जाते देख बचे हुए युवक युवतियों को ईर्ष्या होने लगी। तुरंत ही उस मोटे बुजुर्ग द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर उन्होंने तदनुसार जटिल परीक्षण करना शुरू कर दिया।
दक्ष और अन्य लोगों के दूसरी ओर चले जाने के बाद युवाओं ने उनकी सिफारिशें एकत्र की। फिर वे युवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार पंक्तिबद्ध हो गए। पर्पल गोल्ड पवेलियन से तुम्हारी सिफारिशें तुम्हारी उच्च प्रतिभा का प्रमाण हैं। इस प्रकार दूसरों के विपरीत तुम बिना किसी परीक्षण के सीधे हमारे नीला आइलैंड संप्रदाय के बाहरी शिष्य बन सकते हो। युवा ने उनके सामने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन अपनी प्रतिभा को अच्छी तरह से जानने के लिए कृपया अपनी मार्शल सोलों को मेरे लिए मुक्त करें। जब युवा ने अपना काम पूरा कर लिया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के एक साथ अपनी मार्शल सोलों को बाहर निकाल दिया। दक्ष ने भी यही किया। बूम बूम बूम, तुरंत ही कई पीली रोशनियां चमकने लगीं और सैकड़ों मार्शल सोलों ने आकाश को ढक लिया। जो आंखें मूंदने वाली रोशनी निकली, वहां विभिन्न प्रकार की मार्शल सोल थीं, जैसे सांप, बंदर, बाघ, चाकू, तलवारें, कुल्हाड़ी, पेड़, फूल, घास इत्यादि। इनमें से 3 मार्शल सोल्स काफी उत्कृष्ट थे। वे क्रमशः एक सुनहरा घूमता हुआ तलवार, एक बैंगनी फूल तथा ठंडी हवा से घिरी बर्फ थे। तीनों मार्शल सोलों के पास 8 चमकदार पीले प्रभामंडल थे। जाहिर है वे रंग 8 में थे। सुनहरा घूमता हुआ तलवार एक दृढ़ निश्चय युवक का था, जबकि बैंगनी फूल एक सुंदर युवती के पास थी। ये दिव्यांश ही था जिसके पास बर्फ की मार्शल सोल था। बाकी लोगों में से अधिकांश के पास रैंक 7 की मार्शल सोलम थी। केवल 20 लोग रैंक 6 में थे और इनके अलावा उनमें से किसी के पास रैंक 5 मार्शल सोल नहीं थी। दक्ष को छोड़कर सभी लोग दिव्यांश और अन्य 2 लोगों को ईर्ष्या भरी आंखों से देख रहे थे। नीला आइलैंड संप्रदाय में रैंक 8 की मार्शल सोल वाले व्यक्ति को प्रतिभाशाली माना जाएगा। ये कहा जा सकता है कि रैंक 8 मार्शल सोल वाले व्यक्ति के लिए आत्मिक मार्शल क्षेत्र को तोड़कर सच्चे आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत आसान था, जो कि एक उच्च क्षेत्र था। पूरे स्काई मून देश में एक सच्चे आत्मिक क्षेत्र मार्शल विशेषज्ञ को आमतौर पर माना जाता था। उन तीनों को लोगों का ध्यान आकर्षित करने में गर्व महसूस हुआ, विशेष रूप से दिव्यांश का, जो अहंकार से भरा हुआ था। उसने तिरस्कार पूर्वक दक्ष की ओर देखा। दक्ष की सिफारिश देखकर दिव्यांश को चिंता हुई कि दक्ष में उससे ज्यादा प्रतिभा है, लेकिन अब वह दक्ष की रैंक 6 मार्शल सोल पर तिरस्कार पूर्वक हंसा। जब युवक ने रैंक 8 की 3 मार्शल सोलों को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने चुपके से अपना सिर हिलाया। अच्छा, 3 लोगों की मार्शल सोलम रैंक 8 में हैं। बहुत बढ़िया। तुम्हारे नाम क्या हैं? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है उसने उन्हें अधिक महत्व दिया। मेरा नाम युग है, उस दृढ़ युवक ने कहा। मेरा नाम नैन्सी है, बैंगनी रंग की पोशाक वाली युवा लड़की ने कहा। मेरा नाम दिव्यांश है, सख्त चेहरे वाले युवक ने सिर हिलाया। फिर लोगों की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारी मार्शल सोलों और प्रतिभाओं को जानता हूँ। अब मेरे साथ बाहरी क्षेत्र में चलो और तुम्हें एक निवास दिया जाएगा। फिर वे उसके पीछे पीछे चौक से निकलकर फाटक की ओर चले गए। चौक पर करीब 10,000 युवक युवतियों को परीक्षा के द्वार से गुजरने के लिए छोड़ दिया गया था। माहौल बहुत गर्म था। नीला आइलैंड संप्रदाय का थ्रेशोल्ड परीक्षण 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग मार्शल सोल्स का परीक्षण करना था। मार्शल सोल का रैंक किसी मार्शल विशेषज्ञ की प्रतिभा को मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानदंड था। दूसरा भाग समझ की परीक्षा लेना था, जो एक मार्शल विशेषज्ञ के लिए अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण था। जितनी अधिक समझ उसके पास होगी, उतनी ही तेजी से वो मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकेगा। अंतिम भाग सहन शक्ति का परीक्षण करना था। ये भाग एक मार्शल विशेषज्ञ की इच्छा शक्ति, सहन शक्ति और स्वभाव का परीक्षण करना था। यदि कोई मार्शल विशेषज्ञ अन्य पहलुओं में अच्छा नहीं था, तो एक मजबूत स्वभाव और सख्त इच्छा शक्ति उन्हें पूरक बनाती थी। कुल मिलाकर नीला आइलैंड संप्रदाय के परीक्षण अपेक्षाकृत व्यापक थे, जिनमें मार्शल सोल, समझ और स्वभाव को शामिल किया गया था। बेशक मार्शल सोल्स का परीक्षण महत्वपूर्ण था,
तथा अंतिम दो को पूरक के रूप में छोड़ दिया गया। हालांकि दक्ष को उन जटिल परीक्षणों में लेने की जरूरत नहीं थी। अब वो बाहरी क्षेत्र में आ गया था। एक विशाल क्षेत्र को कवर करते हुए बाहरी क्षेत्र पहाड़ी पर स्थित था, जहां हजारों प्रांगण स्थित थे। ये बहुत ही शानदार था। ठीक है, यह बाहरी क्षेत्र है। 700 से 1000 तक के आंगन उपलब्ध हैं। तुम उनमें से किसी एक में रहने के लिए स्वतंत्र हो। युवा ने उन्हें वहां पहुंचाने के बाद उदासीनता से कहा। सभी आंगन पर मकानों के नंबर स्पष्ट रूप से अंकित थे और इसके अलावा वे अच्छे क्रम में व्यवस्थित थे। उन्होंने कहा, प्रत्येक आंगन में 3 अलग अलग कमरे हैं, इसलिए प्रत्येक आंगन में 3 लोग रह सकते हैं। माफ कीजिए, वहां कौन रहता है? एक युवक ने दूर एक जगह की ओर इशारा करते हुए पूछा। भीड़ ने उस स्थान पर देखा तो पाया कि बाहरी क्षेत्र के शीर्ष पर 10 अट्टालिकाएं स्थित थीं। 10 में से हर एक अटारी 3 मंजिल की थी। ये सभी अटारी सामान्य आंगन से कहीं ज्यादा खूबसूरत और शानदार थीं। सख्त चेहरे वाला युवक उसके सवाल पर मुस्कुराया और बोला, वहां 10 बाहरी शिष्य रहते हैं। नीला आइलैंड संप्रदाय में तुम जितने शक्तिशाली होंगे, तुम्हें उतना ही बेहतर सुविधा मिलेगा। अगर एक दिन तुम उनमें से किसी एक को हरा सकते हो, तो तुम उनकी जगह ले लोगे और मचान पर रहोगे। 10 बाहरी शिष्य न केवल बेहतर स्थानों पर रहते हैं, बल्कि नियमित बाहरी शिष्य की तुलना में बेहतर संसाधन भी प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि तुम बेहतर संसाधन चाहते हो, तो तुम्हें अपने प्रयास दोगुने करने होंगे। युवक ने धैर्यपूर्वक उन्हें समझाया। हालांकि उस युवक का चेहरा सख्त जैसा था, फिर भी वह गर्मजोशी से भरा हुआ था। भीड़ 10 बाहरी शिष्यों और नियमित बाहरी शिष्यों के बीच के विशाल अंतर को देखकर आश्चर्यचकित थे। हमारा संप्रदाय 10 दिनों में परीक्षा आयोजित करेगा और सभी नए शिष्यों को परीक्षण परीक्षा में भाग लेने के लिए कहा जाता है। उत्कृष्ट शिष्यों को बड़ा पुरस्कार मिलेगा, इसलिए तुम्हें कठिन साधना करनी चाहिए। ठीक है, तुम अपने कमरे चुन सकते हो। प्रत्येक कमरे में एक संप्रदाय ब्रोशर है, जिसमें हमारे संप्रदाय के नियम और अन्य चीजें दर्ज हैं। तुम देख सकते हो। अपना भाषण समाप्त करने के बाद सख्त चेहरे वाला युवक जाने वाला था। वैसे मैं संकेत हूँ, बाहरी एल्डर। अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए, तो तुम मुझे बाहरी गेट के एल्डर हॉल में पा सकते हो। एक और वाक्य कहने के बाद वह चला गया। क्या वह बाहरी एल्डर है? वह 27 या 28 साल के दिखते हैं, लेकिन क्या वह पहले से ही बूढ़े हो गए हैं? हफ, तुम समझ नहीं रहे हो। हालांकि वह 27 या 28 साल के दिखते हैं, लेकिन वे शायद 30 के आसपास हैं। उसकी ज्यादा साधना के कारण वे बहुत कम उम्र के दिखते हैं। वे सभी चर्चा में लग गए।